हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएसएमई यूनिट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत की इकोनॉमी में जो है एमएसएमई सेक्टर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है कंट्रीब्यूशन है। लगभग 30% ऑफ द जीडीपी जो है हमारे देश की वो एमएसएमई सेक्टर से ही मिलकर बनी होती है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई सेक्टर होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है एंड इसको डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरा, आगे हम वीडियो में जानेंगे कि कोविड-19 की वजह से एमएसएमई सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है एंड गवर्नमेंट इसके सॉल्यूशन के लिए जो है क्या क्या कदम उठा रही है। तो बने रहिए मेरे यानी सागर अग्रवाल के साथ। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमएसएमई यूनिट्स को जो है डिफाइन कैसे किया जाता है, उन्हें कैटेगराइज कैसे किया जाता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट पे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एमएसएमई यूनिट्स का। देखिए, सबसे पहले ब्रॉडली इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड इज सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से यहाँ मतलब होता है ऐसी यूनिट्स, ऐसी कंपनियां जो कुछ प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, लाइक एज टेक्सटाइल यूनिट्स होगी जहाँ पे कपड़े बनते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। लाइक एज कोई यूटेंसिल्स बनाने की फैक्ट्री होगी तो उसको हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलेंगे। कोई कंपनी है जो कोई कार व्हीकल्स इनके बॉडी पार्ट्स बनाती है तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अनदर इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब वो होता है कि ऐसी कंपनियां जो कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं करती हैं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लाइक इज बीपीओ हो गए, कोचिंग क्लासेज हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, दीज ऑल आर सर्विस सेक्टर। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता है, सिर्फ सर्विस दी जाती है। ओके, अब देख लेते हैं हम कि एमएसएमई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज हम उन यूनिट्स को बोलेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 25 लाख होता है। यानी 25 लाख से कम अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है तो ऐसी सारी यूनिट जो है माइक्रो एंटरप्राइज बोली जाएंगी। ओके, उसके बाद अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है 25 से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो ऐसी यूनिट्स को जो है हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो ऐसी यूनिट्स को जो है हम मीडियम एंटरप्राइज बोलेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर के लिए। ओके, देखिए, सर्विस सेक्टर में क्या है कि इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सब की जरूरत नहीं होती। तो सर्विस सेक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें जो है थोड़े कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसी चीज को ध्यान में रख के किया गया है। तो अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स अप टू 10 लाख ओनली। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है एक सिंपल चीज है, लाइक एज ऑफिस सेटअप करने के लिए हमें कंप्यूटर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह चाहिए, तो दैट इज ऑल कॉल्ड एज इक्विपमेंट। इट्स नॉट द प्लांट एंड मशीनरी। ओके, एंड स्मॉल एंटरप्राइज अगर अपन सर्विस सेक्टर के अंदर बात करें तो वो होगा अप टू 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में तो उसको बोलेंगे अपन मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इक्विपमेंट्स के अंदर तो दैट इज कॉल्ड एज लार्ज कॉर्पोरेट्स। ओके, तो ये था एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई यूनिट्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ओके, अभी क्या है दोस्तों, 2018 में, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ना एज पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, इस क्लासिफिकेशन को जो है सर्टिफाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जो है प्रॉपर डिटेल्स नहीं होती। यहाँ पे कंपनियां जो है प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड नहीं कराती कि उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि हर कंपनी, हर फैक्ट्री चाहती है कि वो अपने आप को एमएसएमई में ही क्लासीफाई करे, क्योंकि इससे क्या है, उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी सब्सिडी मिलती है और उनकी टैक्स में जो है बहुत सारी बचत होती है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबल डाटा, जो कि कंपनियों की तरफ से कभी करेक्ट प्रोवाइड कराया नहीं जाता। तो 2018 में कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूव किया था कि इस जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमई का उसको टर्नओवर बेस पे किया जाए रादर देन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इसको टर्नओवर बेस पे किया जाए। क्योंकि देखिए, जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कि वो टर्नओवर को इजीली जो है सर्टिफाइड कर सकती है। तो उसमें कहा गया था कि टर्नओवर बेस पे जो है अपन इसको क्लासिफाई करें। तो टर्नओवर के हिसाब से अगर देखे जाए तो माइक्रो एंटरप्राइज उस यूनिट को बोलेंगे जिसका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, वो 5 करोड़ तक है। अगर 5 करोड़ से लेके 75 करोड़ के बीच में टर्नओवर होता है तो दैट एंटिटी विल कॉल्ड एज स्मॉल एंटरप्राइज। अगर
टर्नओवर 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में होता है तो उसको हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस। लेकिन ये बिल जो है अभी संसद में पास हुआ नहीं है, सिर्फ कैबिनेट ने ही जो है इसको पास किया था। उस टाइम फरवरी 2018 की बात है ये, और उस टाइम हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर थे वो थे श्री गिरिराज सिंह जी। ठीक है, तो अभी बिल ये जो है इफेक्टिव नहीं है। अभी जो क्लासिफिकेशन है वो आज की डेट में भी जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बेसिस पे ही किया जाता है। आगे देखते हैं कि बिल कब पास होता है संसद में और कब ये इफेक्टिव होता है। ओके, देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक एमएसएमई यूनिट्स हमारे देश में कितनी है, एक एस्टिमेटेड नंबर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में जो है लगभग 633 लाख यानी कि 6 करोड़ 33 लाख के आसपास जो हैं टोटल एमएसएमई यूनिट्स हैं। अब इन 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमई यूनिट्स में से भी लगभग 3 करोड़ 24 लाख जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो रूरल एरिया में काउंट होती हैं, और 3 करोड़ 9 लाख जो यूनिट्स हैं वो अर्बन एरिया में काउंट होती हैं। यानी कि लगभग 51% जो पार्ट है एमएसएमई यूनिट्स का वो रूरल एरिया में आता है, एंड अनदर 49% जो पार्ट है एमएसएमई यूनिट्स का वो अर्बन एरिया में आता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट जो है एमएसएमई यूनिट्स हमारे देश के अंदर जनरेट करती हैं। ओके, देखिए टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई यूनिट्स के द्वारा हमारे देश के अंदर जनरेट किया जाता है वो लगभग 11 करोड़ है। यानी कि 6 करोड़ यूनिट जो है लगभग 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट करती हैं। तो आप बोल सकते हैं कि रफली पर यूनिट 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है वो लगभग 5 करोड़ किया जाता है, एंड अर्बन एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है वो लगभग 6 करोड़ जनरेट किया जाता है। यानी कि यूनिट जो है अर्बन एरिया में कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो अर्बन एरिया में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटरप्राइज कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए 99.5% ऑफ ऑल एमएसएमईज फॉल इनटू द माइक्रो कैटेगरी। अब देखिए माइक्रो कैटेगरी की आप बात करेंगे, देखिए टोटल जो एमएसएमई यूनिट्स थी हमारे यहाँ पे वो थी 6.33 करोड़। ठीक है, अब इस 6.33 करोड़ में से भी 6.30 करोड़ जो यूनिट्स हैं, 6.30 करोड़ वो सिर्फ माइक्रो में आती हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट 3.31 करोड़ एंड ओनली 0.05 करोड़ जो है स्मॉल एंड मीडियम में आता है। तो यानी कि लगभग 99.5% जो एमएसएमई यूनिट्स है वो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज में कैटेगराइज की गई हैं, और ओनली 0.5% जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जो है कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब इसमें से भी जो है जो हमारा माइक्रो एंटरप्राइज है वो लगभग 6 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एंड जो सिर्फ 0.5% है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो लगभग 5 करोड़ लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उन्हें आज की डेट में क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है हमारे देश में ये है कि एमएसएमई यूनिट्स जो है हमारे देश में जनरली नॉट रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारी एमएसएमई यूनिट्स ऐसी हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, एंड ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो हमारे जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट में भी नहीं आती है, क्योंकि उनका एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, इसलिए उन्हें जीएसटी लेने की भी जरूरत नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा जो नंबर है एमएसएमई यूनिट्स का वो अनरजिस्टर्ड है हमारे देश में, उसका कहीं काउंटिंग ही नहीं होता है। बट अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जब भी कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो गवर्नमेंट जो है ऐसी यूनिट्स का जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कहीं पे भी डाटा अवेलेबल नहीं, उनको जो है हेल्प नहीं कर पाती। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें आपने देखा होगा कि आज की डेट में गवर्नमेंट जो है छोटी यूनिट्स एमएसएमई यूनिट्स को जो है डायरेक्टली हेल्प करती है, बहुत सारी सब्सिडी देती है, एंड उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि ये सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो यूनिट्स वहाँ के सिस्टम में प्रॉपरली मैप्ड हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, ये यूनिट्स प्रॉपरली मैप्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए कोई भी स्कीम लाना, कोई भी रिलीफ पैकेज लाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो एमएसएमई यूनिट्स को जो है प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। अभी की अगर आप बात करें तो लगभग 1/3 यूनिट्स एमएसएमई यूनिट्स जो हैं सिर्फ वही फॉर्मल फाइनेंसिंग का यूज करती हैं, अदरवाइज 2/3 जो एमएसएमई यूनिट्स जो हैं उन तक अभी तक भी फॉर्मल फाइनेंसिंग जो है नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये
डेटा निकाला है कि इंडिया के अंदर जो है लेस देन 1/3 ऑफ द एमएसएमई क्रेडिट नीड डेट इट कैन बी पोटेंशियली फंडेड। ओके, तो सिर्फ 1/3 जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उन्हीं को एक पोटेंशियल फंडिंग फॉर्मल सेक्टर के द्वारा मिल पाती है, 2/3 यूनिट्स जो हैं अभी भी पोटेंशियल फंडिंग नहीं ले पाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइए कि जो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ग्रुप है या सिंगल एंटिटी है। अगर ये एक ग्रुप है तो ये कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिला के वर्ल्ड बैंक बनाया गया है, और साथ में मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है। देखिए यहाँ पे आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि ये जो एमएसएमई यूनिट्स की जो टोटल रिक्वायरमेंट है हमारे देश में वो लगभग 36.7 ट्रिलियन यानी कि 36.7 लाख करोड़ रुपीस है। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें से भी लगभग 25.8 ट्रिलियन जो रिक्वायरमेंट है वो अभी भी फॉर्मल जो हमारे क्रेडिट फैसिलिटी है, बैंकिंग सेक्टर है, वो अभी भी पूरी नहीं कर पाता है। सिर्फ लगभग 11 लाख करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर जो है पूरी कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 8.8 ट्रिलियन रुपीस का है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करती है। अदर बैंक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक एंड अदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, वो सिर्फ लगभग 0.61 ट्रिलियन रुपीस का जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। तो टोटल रफली कह सकते हैं कि लगभग 11 लाख करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है वही सिर्फ फॉर्मल सेक्टर से एमएसएमई यूनिट्स के लिए आता है। अदरवाइज अनदर 25.8 ट्रिलियन की जो रिक्वायरमेंट है वो अदर तरीके से जो है पूरी की जाती है, उसमें फॉर्मल सेक्टर ऑफ लैंडिंग का कोई रोल नहीं है। अब देखिए इससे प्रॉब्लम क्या है कि इससे दिक्कत ये हो जाती है कि आरबीआई जो वेरियस एफर्ट्स लेती है लिक्विडिटी बढ़ाने, अभी देखिए कोविड-19 क्राइसिस की वजह से आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज निकाला था। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाके अगर उस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको समझ सकते हैं। तो जो 1.5 लाख करोड़ का आरबीआई ने एक रिलीफ पैकेज निकाला था, तो वो जो उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए तो वो एमएसएमई यूनिट्स पे प्रॉपर्ली देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर के 2/3 यूनिट्स तो जो है बैंकिंग सेक्टर से उन्होंने कभी फाइनेंस लिया ही नहीं है, फॉर्मल फाइनेंसिंग फैसिलिटी उनके पास कभी पहुंची ही नहीं। तो आरबीआई जो रिलीफ मेजर्स निकालती है वो सिर्फ 1/3 यूनिट्स को ही उसका जो है रिलीफ मिलेगा, बाकी 2/3 यूनिट्स जो हैं उससे बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे। अब जैसे आरबीआई ने मॉरिटोरियम निकाला है तो ये मॉरिटोरियम का फायदा 3 मंथ का जो मॉरिटोरियम निकाला है उसका फायदा सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को होगा जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर से जो है फाइनेंस लिया हुआ है, जिन्होंने प्राइवेट लेंडर या अदर लोगों से फाइनेंस लिया, उनको उस मॉरिटोरियम पीरियड का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आरबीआई ने ऐसे इंटरेस्ट रेट कम किया, उसका भी जो अदर यूनिट्स हैं 2/3 जो यूनिट्स हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, अब दूसरा इशू क्या है, दूसरी प्रॉब्लम जो है क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है देखिए एनपीए की। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आरबीआई बोलता है, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप जो है बैंक्स को कि आप यहाँ पे जो है लैंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड कीजिए। लिक्विडिटी भी गवर्नमेंट जो है बढ़ा रही है, बहुत सारे रिलीफ पैकेज बैंकों के लिए यहाँ पे लाए हैं ताकि उनके पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी जो है बैंक यहाँ पे लैंडिंग करने में हिचकिचाते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है बैंक्स का जो है अभी एनपीए। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही खूबसूरत ग्राफ दिया गया, उसकी मदद से हम एनपीए के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, लार्ज यूनिट्स जो हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइन से दिखाया गया, उनमें जो एनपीए का परसेंटेज है एज ऑन सितंबर 2019 वो लगभग 18.7% है। ओके, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ये। उसके बाद अगर हम मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो वो भी लगभग 18.1% जो है एनपीए है। उसके बाद स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें, यहाँ पे जो है ऑरेंज लाइन से दिखाया गया वो लगभग 10% है। एंड माइक्रो एंटरप्राइज जो है यहाँ पे सबसे नीचे आती है, दैट इज 8.2%। अब उसके बाद देखिए दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि गवर्नमेंट ने देखिए स्कीम निकाली हुई है कि लेस देन 10 लाख का अगर कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वहाँ पे जो है कोलेटरल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोलेटरल फ्री लोन जो है आपको मिल सकता है। आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप टू 10 लाख लोन जो है कोई भी जाके ले सकता है अगर उसकी एलिजिबिलिटी है तो, और उसमें बैंक जो है कभी भी कोई कोलेटरल का डिमांड नहीं करेंगी। लेकिन जो लेस देन 10 लाख वाले लोन हैं उनमें भी आप देखेंगे जो एनपीए का परसेंटेज है वो 11.9%, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से भी ज़्यादा है। तो यानी कि जो कोलेटरल फ्री लोन बैंक्स देती हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो ये एक अनदर थ्रेट है बैंक्स के लिए जो उन्हें लैंडिंग करने से रोकता है।
तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, क्योंकि बैंक उन्हें प्रॉपरली फंडिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द एनपीए इशू। देखिए दूसरा आगे हम बात करते हैं, अनदर इशू जो है वो है डिलेड पेमेंट का। देखिए एमएसएमई यूनिट जो हैं उनके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उनकी बायर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक कुछ निश्चित परसेंटेज जो है एमएसएमई यूनिट से ही खरीदना पड़ता है। जो भी उसका एनुअल कंजप्शन होता है उसका एक निश्चित परसेंटेज जो है उससे एमएसएमई यूनिट से ही खरीदना होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, देखिए पेमेंट जो है डिले हो जाते हैं, गवर्नमेंट भी जो है पेमेंट जो है बहुत डिले कर देती है। दूसरा इशू क्या होता है कि जो जीएसटी रिफंड है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी डिले कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एमएसएमई यूनिट्स का जो है बहुत सारा फंड जो है फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और वो उसे एज ए वर्किंग कैपिटल यूज़ नहीं कर पाते अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ये डिले पेमेंट का एक अनदर इशू जो है फेस करना पड़ता है एमएसएमई यूनिट्स को। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है उसने एमएसएमई यूनिट्स की हालत जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। उसने जो है एमएसएमई यूनिट्स को जो कह सकते हैं कि बहुत वर्स्टली जो है हिट किया है। तो देखिए लॉकडाउन की वजह से क्या है, लोगों की यूनिट जो है बिल्कुल बंद हो गई हैं, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्शन जो है या कोई भी सर्विस जो है नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी एक सर्वे देखिए कराया गया है जिसमें ये फाइंडिंग सामने निकल के आ रही हैं कि अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जो मैक्सिमम 3 मंथ्स तक जो है 3 मंथ से ज़्यादा जो है सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज 3 मंथ से ज़्यादा जो है 93% लोग जो है 3 मंथ से ज़्यादा जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना कैश नहीं है कि वो 3 महीने से ज़्यादा जो है सर्वाइव कर पाएं। तो यानी कि 93% एमएसएमई यूनिट्स जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच। तो ये एक जो है मेजर थ्रेट है यहाँ पे कोविड-19 का एमएसएमई यूनिट्स की वजह से। ओके, दूसरा जो है मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे एमएसएमई यूनिट्स और इनफैक्ट ये तो लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी आने वाली है, दैट इज लेबर। क्योंकि देखिए आज की डेट में लेबर जो है अपने होम टाउन्स को वापस चली गई है। अगर कोई लेबर मान चलिए मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है, तो वहाँ की जो मैक्सिमम लेबर है वो बाहर जा अपने होम टाउन को रिटर्न हो चुकी है। एंड अभी अगर जो लेबर फंस चुकी है तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो वो लोग भी जो है अपने गांव, होम टाउन जो है रिटर्न हो जाएंगे। तो इवन लॉकडाउन हट भी जाता है, गवर्नमेंट लिफ्ट भी कर देती है लॉकडाउन को, तो फिर भी जो है इन एमएसएमई यूनिट्स को जो है रीस्टार्ट करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज ऑफ लेबर क्राइसिस। तो इसकी वजह से भी जो है इनका जो टाइम पीरियड है रीस्टार्ट करने का यूनिट का वो जो है आगे बढ़ सकता है। तो ये एक मेजर इशू है। ओके, अब हमने बात कर ली कि ये जो मेजर जो 4-5 जो इशू थे एमएसएमई यूनिट्स को वो क्या थे। अब हम बात करेंगे कि इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए मेजरली तो मैं ये कहूँगा, मेरी ओपिनियन तो यही है कि एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे किसी के भी पास नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम इन यूनिट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इनके बारे में प्रॉपर डाटा हमारे पास नहीं होगा, तो कोई भी गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर पॉलिसी लेके नहीं आ सकती है। फिर भी आरबीआई जो है अपनी तरफ से ट्राई कर रही है लिक्विडिटी बढ़ाने की। उसने बहुत सारा मनी जो है इंडियन इकोनॉमी एमएसएमई यूनिट्स के लिए स्पेशली पंप किया है ताकि उन्हें लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो, लेकिन वो भी एक लिमिटेड इम्पैक्ट ही रखेगा, क्योंकि इससे भी जो है सिर्फ 1/3 यूनिट्स ही जो हैं बेनिफिटेड होंगे, बाकी 2/3 यूनिट्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो पहला जो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है दैट इज फॉर टैक्स रिलीफ। जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स जो है गवर्नमेंट थोड़ा कम कर दे तो उससे क्या है एमएसएमई यूनिट्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा टैक्स कट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो जीएसटी में लोगों का पैसा फंस जाता है, उन्हें जल्दी से जल्दी रिफंड नहीं मिलता, तो जो जीएसटी रिफंड की जो प्रोसेस है उसको अगर गवर्नमेंट फास्ट कर दे, स्विफ्ट कर दे, तो यहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी क्राइसिस थोड़ी सी कम महसूस होगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो हमारे देश के रूरल एरिया हैं वहाँ पे जो है लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है। वेरियस स्कीम गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि पीएम किसान योजना है, जिसमें गवर्नमेंट हर साल जो है किसानों को 6,000 रुपये प्रोवाइड करती है। तो इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दे ताकि लोगों के पास हाथ में कैश रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकेंगे और एमएसएमई यूनिट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, जिसकी वजह से उनके पास जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है,
दूसरा अनदर जो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है दैट इज क्रेडिट गारंटी। देखिए आज की डेट में जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि एनपीए की वजह से जो है कोई भी बैंक जो है आज लोन देने में थोड़ा झिझकती है, लोन नहीं देती हैं, दे आर रिलेक्टेंट टू लैंड। ओके, तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ गारंटी उन्हें प्रोवाइड करे तो यहाँ पे जो है बैंक जो है अपना जो आउटलुक है वो चेंज कर सकती हैं। दूसरा देखिए कोविड-19 की वजह से बैंकों को दूसरा प्रॉब्लम ये फेस करने को आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में देखें तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 30% तक जो है डाउन हो चुकी हैं, क्योंकि उनके लिए कोई पोटेंशियल वायर नहीं है। तो इस वजह से भी जो है बैंक्स जो हैं अभी इवन दो प्रॉपर्टी अवेलेबल है फिर भी उस पर जो है वो अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसको कोई एनहांसमेंट नहीं देंगी लिमिट में, और कोई नया कस्टमर आता है तो उसको भी जो है अमाउंट कम लेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है उनके रिकवरी के चांसेस जो है प्रॉपर्टी को बेचकर, कोलेटरल सिक्योरिटी जो उनके पास होती है उसको बेचकर जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलरेडी डाउन होगी। तो इस यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है आगे बढ़ के आना चाहिए और बैंकों को एक क्रेडिट गारंटी जो है देनी चाहिए कि अगर एमएसएमई यूनिट से कोई लोन डिफॉल्ट करता भी है, अगर एनपीए होता भी है तो वहाँ जो है एक उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है गवर्नमेंट उसका एनपीए का जो है वेयर करेगी। लाइक एज 80% जो है गवर्नमेंट वेयर करेगी, सिर्फ आपको 20% देना है। तो इससे क्या है कि बैंक जो हैं, इंडिया की जो बैंक हैं वो भी आगे आएंगी लैंडिंग के लिए, और इससे लिक्विडिटी को जो है बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके की हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से की जानी चाहिए, ओके, ताकि हमारे देश की जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जो है हम बचा सकें इस कोविड-19 क्राइसिस से। ओके, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस स्टेट का हमारे देश में एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूशन है। देखिए मेजर जो कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के एमएसएमई यूनिट्स में वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से आता है, अराउंड 14% ईच। एंड उसके बाद जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र से भी 8% एंड कर्नाटका से भी 8% जो है एमएसएमई कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अंदर आता है। बिहार एंड आंध्र प्रदेश यहाँ पे 5% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। गुजरात भी लगभग 4.8% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करता है। एंड बाकी अदर स्टेट्स जो हैं वो लगभग 38% इंक्लूडिंग गुजरात जो है एमएसएमई में जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा एमएसएमई कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी इन्हीं दो स्टेट्स पे पड़ने वाला है। तो जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्टेड रहेगा बाय द कोविड-19 क्राइसिस। ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस आने वाली है, इकोनॉमी जो डाउनफॉल होने वाला है, इनमें भी जो है इन स्टेट्स का बिकॉज ऑफ एमएसएमई यूनिट्स इनमें सबसे ज़्यादा है, तो इनमें जो है इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो आज जो है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।